नमस्कार, आज है 15 फरवरी, दिन बुधवार। वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। मोदी कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले। एलएसी सस्ते गांवों का किया जाएगा विकास। ऑल वेदर टनल बनाने का भी फैसला। आईटीबीपी की 7 नई बटालियंस को मंजूरी। अदानी मामले पर कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग। 17 फरवरी को सभी याचिकाओं पर होगी सुनवाई। जी मीडिया के शो गेम ओवर में खुलासे के बाद चेतन शर्मा पर बीसीसीआई का एक्शन मुमकिन। सूत्रों के मुताबिक चेतन शर्मा से मांगा गया जवाब। सियासी गलियारे में भी हटाने की मांग। बीबीसी दफ्तरों में आईटी का सर्वे आज भी जारी। बीबीसी ने कर्मचारियों को दिए सहयोग करने के निर्देश। हालात पर यूके सरकार की पैनी नजर। एनपीएस में गारंटीड पेंशन देने पर हो रहा है विचार। लास्ट सैलरी का 50% पेंशन देने पर विचार। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण। क्यों नई पेंशन स्कीम पर सरकार बढ़ा रही है फोकस। और बाजार में लगातार दूसरे दिन रही तेजी। निफ्टी 86 अंक चढ़कर 18,000 के पार हुआ बंद। रियल्टी, आईटी, ऑटो और इंफ्रा शेयरों में हुआ अच्छा कारोबार। और हेडलाइंस के बाद आज सुबह से लेकर शाम तक खबरों का फ्लो किस तरह से था, पूरी दिन की कहानी आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से टॉप न्यूज में। तो आज भी कैबिनेट की बैठक में देश की सुरक्षा को लेकर कई बड़े और अहम फैसले हुए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट ने भारत चीन सीमा पर तैनात आईटीबीपी के लिए 9,400 कर्मियों की एक ऑपरेशनल बटालियन के साथ ही 7 नई बटालियंस की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में सिंकुलना टनल के निर्माण को भी मंजूरी दे दी गई। इस टनल के निर्माण से लद्दाख के लिए ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी। कैबिनेट ने केंद्र सरकार की ओर से प्रायोजित योजना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को भी अपनी मंजूरी दे दी है। इस प्रोग्राम के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए 4,800 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि राज्य के समृद्ध होने की बहुत गुंजाइश है और बीजेपी का नेतृत्व इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने को तैयार है। नड्डा ने कहा कि बच्चियों के लिए एक योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत बेटी पैदा होने पर 50,000 रुपए का बॉन्ड दिया जाएगा। साथ ही स्नातक तक उन्हें मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा घोषणा पत्र में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सालाना 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर मुहैया कराने का ऐलान भी किया गया। आजम खां परिवार को एक और झटका लगा है। रामपुर स्वार विधानसभा में समाजवादी पार्टी विधायक अब्दुल्ला आजम खां की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। अब्दुल्ला आजम खां के बेटे हैं। विधानसभा सचिवालय ने अब्दुल्ला खां की सीट को रिक्त घोषित किया है। बताते चलें कि आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम स्वार टांडा सीट से विधायक थे। 2 दिन पहले मुरादाबाद की अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद आज विधानसभा सचिवालय की तरफ से अधिसूचना जारी करके बताया गया कि सीट को रिक्त कर दिया गया है। दिल्ली के महरौली में हुए श्रद्धा वालकर मर्डर केस की तरह एक और युवती की हत्या का मामला सामने आया है। दिल्ली के हरिदास नगर थाना क्षेत्र में 10 फरवरी को एक युवक ने अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी। इसके बाद शव को फ्रिज में छिपा दिया। वो बॉडी को ठिकाने लगा पाता इससे पहले ही किसी ने पुलिस को खबर कर दी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हरियाणा की रहने वाली निक्की यादव साहिल गहलोत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। साहिल की शादी परिवार ने कहीं और तय कर दी थी। इस बात पर 9 फरवरी को निक्की और साहिल के बीच बहस हुई और साहिल ने उसकी हत्या कर दी। कानपुर में आग से झुलसकर मां बेटी की मौत के मामले में कार्रवाई जारी है। आज भारी सुरक्षा के बीच दोनों का अंतिम संस्कार किया गया। इस बीच मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने लखनऊ में विरोध प्रदर्शन किया। लखनऊ में राजभवन के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमा होकर हंगामा किया। इस मामले में अब तक एसडीएम को निलंबित कर लेखपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोमवार को अतिक्रमण हटाने के दौरान मां बेटी की घर में आग लगने से मौत हो गई थी।
और अब बात करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी की। पुरानी पेंशन योजना को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। कई राज्य पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर चुके हैं तो कई इसे लागू करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार और कुछ राज्य नई पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस को बढ़ावा देने पर लगातार जोर दे रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम के मुकाबले नई पेंशन स्कीम को आकर्षित बनाने पर भी लगातार विचार किया जा रहा है। अब सूत्र ये बता रहे हैं फिलहाल कि केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकारें न्यू पेंशन स्कीम में बदलाव करने पर विचार कर रही हैं। जी हां, सरकार आखिरकार एनपीएस में बदलाव कर सकती है, ये बड़ी खबर है। इसमें से एक प्रस्ताव यह है कि सरकारी कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 50% यानी कि 50% गारंटीड पेंशन के तौर पर दिया जाए। इससे न सिर्फ रिटायर्ड कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन मिलेगी बल्कि सरकारी खजाने पर भी बोझ थोड़ा कम होगा। हालांकि इस पर कब सहमति बनेगी, इसको लेकर तस्वीर तो अभी साफ नहीं है, लेकिन मौजूदा वक्त में देखें तो न्यू पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस के तहत 60% कॉर्पस रिटायरमेंट के वक्त विड्रॉ किया जा सकता है। वहीं 40% रकम एन्युटी प्लान में निवेश की जाती है। रिटायरमेंट के वक्त की जाने वाली ये निकासी टैक्स फ्री होती है। हालांकि अभी जो पेंशन है वो गारंटीड नहीं होती है और ये दरअसल मार्केट लिंक्ड है, यानी कि मार्केट में रिटर्न के आधार पर यह तय होगा कि आपको रिटायरमेंट के बाद कितनी रकम मिलेगी। पुरानी पेंशन योजना में महंगाई दर और पे कमीशन के आधार पर जरूरी बदलाव किए जाते रहे। इससे कर्मचारियों की पेंशन भी बढ़ जाती है और एक तरह से गारंटीड आपको आपके हाथ में पेंशन मिलती है। लेकिन अगर सरकार लास्ट सैलरी का 50% पेंशन तय कर देती है तो यह फिक्स्ड हो जाएगा, एक तरह से गारंटीड हो जाएगा। लेकिन इसमें एक पेच ये है कि चूंकि ये फिक्स्ड होगा इसलिए इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। इसमें आपको महंगाई और दूसरे भत्तों के हिसाब से इसमें कोई जुड़ाव नहीं हो पाएगा, इसलिए ये स्थिर रहेगी। पुरानी पेंशन योजना में पैसे का भुगतान सरकार की ट्रेजरी के जरिए होता था। रिटायरमेंट के वक्त कर्मचारी के वेतन की आधी राशि पेंशन के तौर पर दी जाती थी और रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद उसके परिजन को यह पेंशन मिलती थी। इस योजना में 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी की रकम भी मिलती है। इसके अलावा 6 महीने बाद मिलने वाले डीए का भी प्रावधान होता है। स्कीम में सरकारी कर्मचारियों को कोई योगदान भी नहीं देना होता, उनका अंशदान भी नहीं होता और इस तरह से दलील ये दी गई कि सरकारी खजाने पर एक सरकारी कर्मचारी के रिटायर होने के बाद, क्योंकि वो सरकार के लिए अनप्रोडक्टिव रह जाता है उसकी नौकरी के लिहाज से, इसलिए उसको जो पेंशन देनी होती थी सारा का सारा सरकार की तरफ से देना होता था। तो इस तरह से ये खजाने पर बोझ होता है, सरकारी खजाने पर, और अंततोगत्वा फिर ये देश के विकास कार्यों को बाधित करता है। केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को इसीलिए 2004 में बंद कर दिया था। इसी दौरान नई पेंशन योजना को भी लागू कर दिया गया था और धीरे धीरे सभी राज्यों ने इसे लागू किया। नई पेंशन योजना में कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% हिस्सा कटता है। वहीं सरकार की तरफ से 14% का योगदान दिया जाता है। इसमें रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती क्योंकि ये मार्केट लिंक्ड होता है। जो भी मार्केट में उतार चढ़ाव होंगे वो छाया जो है इस पर पड़ेगी। पुरानी पेंशन योजना से सरकारी खजाने पर बोझ लगातार बढ़ रहा था, इसीलिए इसको हटाया गया और यही वजह है कि आरबीआई भी इसे लागू करने के खिलाफ है। ओल्ड पेंशन पर एसबीआई, आरबीआई के कई पेपर्स आ चुके हैं। आरबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि पुरानी पेंशन योजना से सरकारी खजाने के लिए कई जोखिम होंगे। भविष्य में पेंशन के लिए खर्च जुटाना राज्यों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में यह भी आशंका जाहिर की कि इससे दूसरे विकास कार्यों पर होने वाले खर्च भी प्रभावित होंगे क्योंकि राज्यों को ज्यादा पैसे पेंशन के मद में आवंटित करने पड़ेंगे। एसबीआई के इकोनॉमिस्ट ने भी इसको लेकर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना आने वाले समय में इकोनॉमी के लिए घातक साबित होगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पहले से ही कर्ज में डूबे हुए राज्यों के लिए ये योजना नई मुसीबत बन सकती है। उनका वित्तीय खर्च काफी ज्यादा बढ़ सकता है और इन सभी अलार्मिंग साइंस के बीच में अगर केंद्र और राज्य सरकारें गारंटीड पेंशन प्लान लाती हैं और एनपीएस को बढ़ावा देती हैं तो क्या सरकारी कर्मचारियों के बीच जगह ये बना पाएगा या नहीं? क्योंकि जब से एनपीएस लागू हुआ है सरकारी कर्मचारियों में इसको लेकर रोष है और ये रोष आपने देखा होगा चुनावों में भी दिखा है। जहां जहां गैर बीजेपी शासित जो शासन है वहां विपक्षी दलों ने बहुत बड़ा मुद्दा इसे बनाया
और लोगों ने हाथों हाथ लिया। रिसेंट एग्जाम्पल आपका हिमाचल प्रदेश है, जहां पर कांग्रेस ने पूरी की पूरी ताकत जो है प्रचार में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने को लेकर झोंक दी। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में उसका फायदा भी मिला। तो कह सकते हैं कि पुरानी पेंशन योजना को नहीं लागू करने को लेकर, उसे डिसकंटिन्यू करने को लेकर कर्मचारियों में रोष है, और वो फिर एक तरह से पॉलिटिकल प्रेशर भी बना रहा है मौजूदा बीजेपी की सरकार पर। और इसीलिए अब सरकार चाहती है कि ना ओल्ड पेंशन स्कीम हो, ना न्यू पेंशन स्कीम हो। न्यू पेंशन स्कीम को ही ऐसा इम्प्रोवाइज कर दिया जाए कि गारंटीड पेंशन भी आ जाए और सरकारी खजाने पर बोझ ना भी पड़े। लेकिन क्या ये वाकई में पॉसिबल है, और क्या इस आइडिया को लोग आत्मसात करेंगे? थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या बदलेगा, क्या नहीं, इसमें क्या कुछ चीजें छुपी हुई हैं। इस पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एक्सपर्ट और इस पूरे प्रोफेशन के बहुत ही सीनियर प्रोफेशनल हर्ष रुंगटा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुंगटा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। सर, प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल लग रहा है? अभी तो सिर्फ रिपोर्ट्स के आधार पर ही हम ये कह रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% फिक्स्ड हो जाए और सरकार के भी थोड़ा सा बोझ कम होगा और जो पेंशनर है उसकी भी थोड़ा सा दिक्कतें कम हो? तो जब भी आप कोई चीज ऐसे देखते हैं कि ये गारंटीड मिलेगा, तो उसका कहीं ना कहीं उसका खर्चा है। अब जो पुरानी स्कीम थी, अगर इसको दो भागों में बांटा जाए, पुरानी स्कीम, नई स्कीम। पुरानी स्कीम क्या थी कि हम फ्यूचर में जब भी आप रिटायर होंगे, उस समय जो आपकी सैलरी होगी उसकी 50% अमाउंट हम आपको पेंशन शुरू कर देंगे, और वो एडजस्ट भी होता रहेगा महंगाई भत्ते के हिसाब से, और आजीवन चलेगा। आपके जीवन काल के बाद आपके स्पाउस को उसका 50% मिलेगा, ऐसा प्रावधान। यानी कि जब वो एम्प्लॉय काम कर रहा था तब कमा रहा था, प्लस उसके पास एक प्रॉमिस थी कि एक सर्टेन अमाउंट मिलेगा। वो प्रॉमिस का भुगतान तब होता है जब वो रिटायर हो जाता, और जब तक वो जिंदा रहता तब तक उसका भुगतान होते रहता, और उसका भुगतान करने वाली सरकार उस समय की सरकार होगी जो रिटायर करेगी। तो ये जो प्रोविजन था, ये कोई भी सरकार के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज है। इफेक्टिवली आप प्रॉमिस कर रहे हैं जो आपको भुगतान करना ही नहीं है, क्योंकि वो भुगतान तो 30 साल बाद होगा, या 20 साल बाद होगा, 35 साल बाद होगा, लेकिन चलेगा 30 साल तक। तो ये लगातार ये सिलसिला भारत के इंडिपेंडेंस के पहले के भी सर्वेंट्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स का, बाद में भी ये चलता रहा। लेकिन जब सरकार को समझ में आ गया कि ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं, लोग रिटायर होते जा रहे हैं, और ऑब्वियसली उसके बाद 20 साल, 25 साल, 30 साल तक वो पेंशन पाते हैं, और नए लोग और रिटायर होते जा रहे हैं, तो क्यूमुलेटिवली वो अमाउंट बहुत ज्यादा हो रहा था। तब सरकार को समझ में आ गया कि अगर इसको रोका नहीं गया जी। और इसको सिर्फ अगले जनरेशन्स के लिए छोड़ दिया कि वो चुकाएंगे, तो पैसे खत्म हो जाएंगे, और कोई चीज के लिए पैसे बचेंगे नहीं। फिर सिर्फ टैक्सेस हम पे करेंगे, सिर्फ पुराना पेंशन चुकाने के लिए, पुराने लोगों का पेंशन चुकाने के लिए। तो जब ये समझ में आया तो कई उसमें मंत्रणा हुई, और फिर ये जो है न्यू पेंशन स्कीम हुआ। ठीक है। कि इसी साल जब आप काम कर रहे हैं, उसी समय सरकार आपके बिहाफ पर 14%, पहले 10 था, अब उसको 14 कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट में। हाँ। तो उतना पैसा आपके नाम पे, आपके अकाउंट में जमा होगा, और आपकी तरफ से 10% जमा होगा। ये मिलकर जितना भी पैसा बनता है, जो भी पूंजी बनती है, ठीक है। उसको आपके रिटायरमेंट पे एक बाहर की कंपनी से एक पेंशन खरीदा जाए। तो जो भी भार पड़ना था सरकार पे ही पड़ रहा है भार, लेकिन वो तुरंत पड़ रहा है। आज आप काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी के साथ साथ सरकार ने वो पैसे जमा कर दिए, और उसमें से जो पेंशन मिलेगा वो आपको मिलेगा। तो ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन हुआ कि कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो पुरानी पेंशन स्कीम थी उसको डिफाइंड बेनिफिट बोलते हैं, कि आपको मिलेगा कितना, देगा कौन? जो भी 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद सरकार चला रहा होगा वो देगा, यानी हमारे बच्चे उसको चुकाएंगे। जी हाँ।
जो लायबिलिटी आज हो रही है। अब जितना मुझे समझ में आया है ये प्रपोजल, हाँ, ये एक इसका मिश्रण है। इसके अपने जितना समझ में आया, क्योंकि ये रिपोर्ट्स हैं सिर्फ, हाँ, हाँ, कि एनपीएस चलेगा, लेकिन एनपीएस चूंकि मार्केट लिंक्ड है, इवन अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डालते हैं तो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का भी रेट ऊपर नीचे होता है, हाँ, हाँ, और उसका इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होता है। जी। तो सरकार क्या एक गारंटी दे सकती है कि इतना कंट्रीब्यूशन बन जाएगा ताकि एटलीस्ट जिस समय आपकी सैलरी हो उसका बट 50% शुरू हो जाए। थोड़ा इसे समझाएं रूंगटा सर, कि कैसे कॉन्ट्रीब्यूटरी भी है और गारंटीड भी है, ये कैसे होगा? तो वही मैं बता रहा था कि जैसे 14% दे दिया, एम्प्लॉय ने 10% दे दिया, 24% है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लेटर से इन्वेस्ट हो गया। हम्म, अब उससे जो रिटर्न बन रहा है, जब रिटायर होगा उससे जो कंट्रीब्यूशन बनेगा, हम्म, उससे कितना पेंशन पाएगा ये आज बताना मुश्किल है। क्योंकि उस समय जो अन्यूटी बोलते हैं उसको, पेंशन को जो एक इंश्योरेंस कंपनी देती है, तो वो कितनी होगी वो उस समय की रेट से होगी। तो अगर वो, और प्राय प्राय एनपीएस में इतना नहीं शायद होगा कि वो 50% दे पाए। तो वो जो गैप है वो सरकार, उस समय की सरकार पूरा कर सकती है। हो सकता है कि इसका हर साल आप एक आंकलन करें कि ये फ्यूचर जो लाइबिलिटी है ये आज में कितनी है, डिस्काउंटेड वैल्यू क्या है, और वो एक एडिशनल कंट्रीब्यूशन इसी साल में दे। तो इस हम्म, तरीके से फ्यूचर के जनरेशन पे भार भी नहीं पड़ेगा, और इसी साल जब वो काम कर रहे हैं उसी साल उनको जो है उसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा थ्रू एन एडिशनल कंट्रीब्यूशन जो ऑलरेडी जा रहा है, ठीक है। प्लस एन एडिशनल कंट्रीब्यूशन सरकार की तरफ से, ताकि वो अमाउंट इतनी हो जाए कि उसको 50% देना पड़े। अच्छा, तो अब अब ये अब किस सर इसमें, तरीके से होगा अब ये इसमें कहना एक कंफ्यूजन जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि ये फायदेमंद होगा क्या, ऑप्ट करेंगे लोग इसे? क्योंकि इसमें फिक्स्ड है, फिक्स्ड गारंटीड तो है लेकिन फिक्स्ड भी है। तो जो रिटायरमेंट के टाइम पे 50% जो होगा, प्लस उसमें जो समय का जो भी एक्स्ट्रा जो हो रहा होगा उसका सरकार देख लेगी अपनी तरफ से। लेकिन फिर इसमें महंगाई के हिसाब से आगे बढ़ना, उसमें भत्ते वगैरह नहीं जुड़ेंगे। तो क्या ये आकर्षक आपको लगता है, एक आम कर्मचारी इसे ऑप्ट करेगा? तो मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि आज की तारीख में नहीं ऑप्ट किया। आप अगर ओल्ड पेंशन स्कीम में जा रहे हैं, अगर सपोज एम्प्लॉयज के पास ये चॉइस है, आज तो ये चॉइस नहीं है अनलेस सरकार मान जाए। और सरकार क्यों मान रही है वो बहुत क्लियर है। हम्म, जो आज जो भी सरकारें मान रही हैं, चाहे विपक्ष की हो, चाहे एकाध स्टेट में इवन बीजेपी की सरकारें भी ये सोच रही हैं, वो क्लियर है कि आज जो वो 14% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो नहीं करना पड़ेगा उनको। हम्म, फ्यूचर में तो वो रहेंगे नहीं, जब 20 साल बाद 25 साल बाद पेंशन देने का टाइम आएगा तब पता नहीं कौन रहेगा। तो हम्म, वो एक बहुत इजी डिसीजन है पॉलिटिशियंस के लिए लेने के लिए, लेकिन वो सारा पैसा हमारे बच्चे चुकाएंगे, ये हमको ध्यान रखना है। हम्म, रहा सवाल एम्प्लॉइज का, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इतने स्टेट गवर्नमेंट में हम किससे सुनते हैं, पेपरों में सुनते हैं कि सैलरी तकायत, महीनों महीनों पेमेंट नहीं होती, और वो आज की स्थिति है। जब पेंशन का लाइबिलिटी इतना बढ़ जाएगा तो वो पैसे कहां से आएंगे? आज आप एक प्रॉमिस के भरोसे, आप एक पॉलिटिशियन से प्रॉमिस ले रहे हो कि 25 साल बाद आपको महंगाई एडजस्टेड पेंशन मिलेगा। वो पॉलिटिशियन आपको भी मालूम है वो रहने वाला नहीं है उस समय सरकार में, और कोई होगा, वो पार्टी हो सकती है बट वो पर्टिकुलर पर्सन तो नहीं होगा। उस निहत्ते प्रॉमिस पर, प्रॉमिस, पॉलिटिशियंस प्रॉमिस पर क्या आप एक जो आपके अकाउंट में पैसा जमा है उसके बेसिस पे जो आपको मिलेगा, आपको कौन सा अच्छा लगता है? और पेंशन की कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, सरकारें गिर जाती हैं, हमें ज्यादा दूर देखने, कई देशों में ये हुआ है। चाहे आप ग्रीस में देखें, रशिया में देखें, जब कम्युनिस्ट से जब वो प्राइवेटाइज हुए थे, डेमोक्रेटिक हुए थे,
उस समय बाद में इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं पेंशन में। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको डिपेंड करना है कोरी प्रॉमिस पे, नॉट बैक्ड बाय मनी, तो आप शौक से वो लीजिए। मेरे ख्याल से एम्प्लॉइज के हक में यही रहेगा कि पैसे उनके अकाउंट में जमा हो, चाहे उसके बाद उनको थोड़ा सा कम मिले, लेकिन गारंटीड मिलेगा, वर्सेस कंप्लीटली अनफंडेड जहां कोई पैसा उसकी प्रॉमिस के पीछे नहीं है। उस पे क्या एम्प्लॉइज को जाना चाहिए? ये एम्प्लॉइज खुद अपना भला बुरा समझते हैं, पर मेरे ख्याल से ज्यादा एम्प्लॉइज उसको शायद समझ पाएंगे। अगर एम्प्लॉइज ये सोचते हैं कि सरकार से तो हम ले लेंगे पैसे और सरकार तो देगी ही, तो ये सोचना चाहिए कि कहां से देगी। सरकार के पैसे हमारे ही अपने पैसे होते हैं, हम ही से कर वसूल करके सरकार वो पैसे देगी, तो वो कहां से देगी ये सोचना हाँ, जरूरी है बट सर मेरे हिसाब से। बट सर जो ओल्ड पेंशन स्कीम के जो समर्थक हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि भाई ऐसे देश में जहां पर सोशल सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा आपके लिए गारंटी नहीं है, ऐसे में आप कम से कम ओल्ड एज में तो कम से कम गारंटी हमको दीजिए, ताकि जो हमारा उस समय सबसे ज्यादा जरूरत होती है लाइफस्टाइल को मेंटेन करने की, उस समय आप वल्नरेबल होते हैं, काम नहीं करते हैं, अनप्रोडक्टिव होते हैं, बीमारियां ज्यादा घेरती हैं आपको, आपको एक लाइफस्टाइल मेंटेन करना होता है, तो कम से कम उस समय तो हमारी मदद कीजिए। बिल्कुल एकदम सही सोच रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ दो चीज पूछना चाहता हूं कि वो सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए ही क्यों, देश के सारे नागरिकों के लिए क्यों नहीं, सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए ही क्यों? तो ये जो है, ये पैसे कहां से आते हैं? हमारे करों से आते हैं, उनके भी करों से आते हैं। तो ये पैसे आएंगे कहां से? तो सुविधा तो बहुत होनी चाहिए, मुफ्त इलाज भी होना चाहिए, मुफ्त एजुकेशन भी होना चाहिए, बट उसके पैसे भी होने चाहिए। तो जो भी सरकार करेगी, अगर वो फिस्कली रिस्पॉन्सिबल मैनर में नहीं करेगी, ओके। तो अभी से प्रॉब्लम होगी। अब वो पुराने जमाने गए जब ये लायबिलिटी कैलकुलेट नहीं होती थी। ठीक। आज जब ये ओल्ड पेंशन स्कीम अगर वापस लागू होती है उसी तरीके से बिना फंडिंग के, तो मार्केट में वो उनको लोन मिलना बंद हो जाएगा, या लोन बहुत हाई रेट पे मिलेगा, ओके सर। क्योंकि मार्केट जानता है जी हाँ। कि लायबिलिटी बहुत बढ़ने वाली है, तो बट वो सर बहुत आप हाई मैं रेट पे जी मिलेगा। सर सर आई एम सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ बीच में। मैं पूछना चाह रहा था, तो कुल मिला के आपका आइडिया क्या है? जो हमने बोझ की बात करी वो हमने आरबीआई के पेपर में भी देखा, एसबीआई के पेपर में भी देखा, और हम देख रहे हैं पंजाब और दूसरे ऐसे राज्य हैं जहां पर बहुत ज्यादा लाइबिलिटीज आ रही हैं सरकारों के ऊपर, उनका बोझ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ये हमारे सामने एविडेंट है, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि सरकारी कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा तबका है जो चाहता है कि वापस उसी पे जाएं। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की आपने बात करी, हो सकता है कि एनपीएस सॉरी ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसको पूरी तरह से लागू करने में सरकारें असमर्थ हों फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के आलोक में, लेकिन ये जो हाइब्रिड मॉडल सरकार लेकर आ रही है, आपको लगता है सर कि ये पेंशनर और सरकार दोनों के लिए राहत भरा होगा? तो ऑब्वियसली अगर ये ऑब्वियस बात है कि इवन चाहे फिक्स्ड दे, ओके, तो भी पेंशनर के लिए मैं बोलूंगा ये इसलिए अच्छा है कि ये प्रॉमिस के लिए मेजॉरिटी पार्ट तो उनके अकाउंट में है, और अगर जिस तरीके से ये होता है कि हर साल वो एडिशनल पैसा भी आपके अकाउंट में डाल दें, अगर इस तरीके से इंप्लीमेंट होता है, अच्छा। तो वो पेंशनर के लिए बहुत अच्छा है। बिकॉज इफेक्टिवली सरकार क्या बोल रही है कि हमारा 14%, और हम हर साल कैलकुलेट करेंगे कि कितना और देने से आपको जब 50, आप जब रिटायर होंगे उसका 50% आपको मिले, उतना हम इसी साल आपके अकाउंट में आपके नाम से जमा कर रहे हैं। तो उससे चाहे सरकारें आए चाहे सरकारें जाएं, आपको वो मिलने का तो एक गारंटी होता है। और अगर आप अनफंडेड में जाते हैं, तो आज के पॉलिटिशियन से आप प्रॉमिस ले रहे हैं कि 30 साल बाद में जो पॉलिटिशियन होगा वो हमको ये देगा, उसके बिहाफ पे आज वाला पॉलिटिशियन हमको प्रॉमिस कर रहा है। ऐसी थोथी प्रॉमिसेस पे अगर आप बिलीव करते हैं और आपको यह लगता है कि सरकार से हम निकाल लेंगे पैसे, कैसी कोई भी सरकार हो हम निकाल लेंगे पैसे, तो आप एब्सोल्युटली। पुरानी स्कीम के लिए जा सकते हैं, अनफंडेड स्कीम के लिए बिल्कुल जा सकते हैं।
एब्सोल्युटली। तो यानी कि एक तरफ हमारी इकोनॉमी है जिसमें हमें फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर चलना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके जो इंटरेस्ट है वो लार्जर है, वो पूरे देश के लिए हैं। और दूसरी तरफ जो हमारे सरकारी पेंशनर्स हैं, उनका जो ओल्ड एज सोशल सिक्योरिटी है, उसका भी एक मसला है, उसका भी सवाल है। अब सरकार बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। देखते हैं, अभी आइडिया के लेवल पे, अभी तो रिपोर्ट्स हैं, देखते हैं इस आइडिया पर कैसे बढ़ता है। लेकिन जो इसके दोनों पक्ष हैं वो हमने रूंगटा सर से समझ लिए। मुझे लगता है कि आज का ये जो चर्चा है, ये पूरे विषय के बारे में आपका ज्ञान जरूर बढ़ाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया रूंगटा सर, आपने वक्त निकाला, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की हमारे साथ। थैंक यू सो मच सर। राशन बांटने वाली दुकानों को ज्यादा सुविधाजनक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और सरकार अब इन फेयर प्राइस शॉप को ज्यादा सुविधाजनक बनाने पर फोकस कर रही है। फेयर प्राइस शॉप को लेकर क्या है सरकार का पूरा प्लान, इस पर खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता संजीव चोपड़ा ने। हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा। गेहूं कीमतों की अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों जो स्टेप्स उठाए गए थे, कीमतें काफ़ी कम हुई, आटे की कीमतें भी कम हुई हैं। कीमतों को कुछ रिवाइज भी किया है, 22 रुपये के आसपास कर दिया गया है घटा के। क्या हम आगे का रोड मैप देख रहे हैं कि अगर ये जो स्टेप्स हैं, आज भी एक ऑक्शन जारी है, आगे कितना कम होने की कीमतें आप देख रहे हैं और एक्सपोर्ट को लेकर क्या हम कोई फैसला करने की स्थिति में है अभी? प्राइसेस तो आप जानते हैं कम हुए हैं और सरकार उसको निरंतर उसको मॉनिटर कर रही है और देख रही है किस तरह प्राइसेस मूव कर रहे हैं। और आज सेकंड ई ऑक्शन हमारी हो रही है FCI के थ्रू, और हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में प्राइसेस और कम होंगे। जो हमारे कंज्यूमर्स हैं जो कि इस अधिक प्राइसेस से जो उनको चिंता हो रही है, उस चिंता को एड्रेस करने के लिए हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में कि भी उनको अच्छी खबर ही मिलेगी। तो क्या हम कुछ और भी अमाउंट बढ़ा सकते हैं ये जो OMSS के तहत है, या फिर इसको लेके कोई रिस्ट्रिक्शन भी है? सरकार सभी ऑप्शंस पे नज़र रखे हुए है, तो OMSS में क्वांटिटी और बढ़ाना वो भी एक ऑप्शन है। तो आपको पता लगेगा आने वाले दिनों में क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट लेती है, और मुझे आशा है कि ये जो अधिक प्राइसेस की बात चल रही है वो आने वाले दिनों काफ़ी कुछ कम होते नजर आएंगे। सर, वीट एक्सपोर्ट्स को लेकर कुछ अभी फैसला हो सकता है क्या? वीट एक्सपोर्ट्स का तो अभी जो हमारा जो प्रेजेंट पॉलिसी है उसमें वीट एक्सपोर्ट्स प्रोहिबिटेड हैं अनटिल फर्दर ऑर्डर्स। अभी तो ऐसा कोई सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है कि वीट एक्सपोर्ट्स को हम हटाएं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उस पर सरकार दोबारा विचार कर सकती है। सर, खाने के तेल की कीमतों पर हमने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे, लगातार उसको नियंत्रित करने में हम सफल भी रहते हैं। अब कीमतें काफ़ी कम हो गई हैं, तो एक डिमांड इंडस्ट्री की तरफ से हो रही कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी उस पर लगाई गई थी उस पर रिवीजन का विचार करे सरकार। उसको लेकर हमने कोई अभी तक पहल की है? तो एक प्रस्ताव आया था, उनके एक डेलीगेशन भी आके हमसे मिले थे कि उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया जाए। तो उनका इंटरेस्ट, हमारी रिफाइनिंग इंडस्ट्री जो है देश में, उसका इंटरेस्ट देखते हुए और बाकी कंज्यूमर का इंटरेस्ट देखते हुए सरकार उचित निर्णय लेगी कि उसमें क्या करना चाहिए। सर, चीनी की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट को और कितना रिवाइज करना है, कितना एक्सपोर्ट कोटा बढ़ेगा, इसको लेकर आपको एक फैसला लेना था। अभी की क्या स्थिति है और कब तक उस पर हम फैसला ले सकते हैं? तो कुछ मौसम के चलते हम जो देख रहे हैं कि कुछ शुगर की प्रोडक्शन पिछले साल से थोड़ी सी कम होने की संभावना है। अभी फर्म फिगर्स आने बाकी हैं। जब हमें पूरे फर्म फिगर्स आ जाएंगे कि प्रोडक्शन की क्वांटिटी क्या एक्सपेक्टेड है, तो हमारे देश के कंज्यूमर्स को हित में ध्यान रख के हम उचित निर्णय लेंगे। तो खाद्य सचिव महोदय से हमारे संवाददाता अमरीश पांडे की आप ये बातचीत देख रहे थे। देश में एविएशन सेक्टर में नई क्रांति की तैयारी चल रही है। टाटा समूह ने एयर इंडिया को खरीदने के बाद अब तक एविएशन सेक्टर की सबसे बड़ी डील की है। कंपनी ने 470 विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ अरबों डॉलर का सौदा किया। इससे क्या बदलेगा, देखिए इस रिपोर्ट में। एयर इंडिया एयरबस से 250 और बोइंग से 220 हवाई जहाज खरीदेगी। ये देश ही नहीं, एविएशन सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी डील है। एयर इंडिया 470 हवाई जहाज खरीदने पर 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा की रकम खर्च करेगी। एयरबस से 40 वाइड बॉडी A350 एयरक्राफ्ट, 210 नैरो बॉडी A320 नियोस एयरक्राफ्ट खरीदेगी, जबकि बोइंग से 190 B737 मैक्स विमान, 20 B787 विमान और 10 B777X विमान खरीदेगी। दिलचस्प यह है कि इस डील के वक्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भी मौजूद थे। यही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी पीएम मोदी से बात और ट्वीट करके अपनी खुशी जताई है।
लेकिन ये बिजनेस डील है, ऐसी डील्स होती रहती हैं। फिर हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? दरअसल ये सामान्य डील नहीं है। ये डील न सिर्फ एविएशन सेक्टर को बदल देगी बल्कि टूरिज्म सहित सभी सेक्टर्स पर असर डालेगी। मोदी सरकार जिस तरह देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर दे रही है, उसमें एविएशन सेक्टर का बड़ा योगदान होने वाला है। एविएशन सेक्टर किस रफ्तार से तरक्की कर रही है, इसे हम कुछ आंकड़ों के जरिए समझ सकते हैं। 2014 में देश में 70 ऑपरेशन एयरपोर्ट्स थे, अब इनकी संख्या बढ़कर 137 हो गई है और 2030 तक ये संख्या बढ़कर 220 हो जाएगी। यानी देश का कोना कोना हवाई रूट से जुड़ जाएगा। 2014 में देश में 6 करोड़ 73 लाख लोगों ने हवाई यात्रा की थी। साल 2022 में हवाई यात्रियों की संख्या बढ़कर 12 करोड़ 23 लाख हो गई है। मगर अगला आंकड़ा और चौंकाने वाला है। 2030 में करीब 85 करोड़ यात्री हवाई सफर करेंगे। इस आंकड़े से आप समझ सकते हैं कि एविएशन सेक्टर में कितने मौके हैं और ये टूरिज्म सहित देश की इकोनॉमी में कितने क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला है। मगर एविएशन सेक्टर की ग्रोथ में चुनौतियां भी बहुत हैं। पिछले दिनों खबर आई थी कि सरकार छोटे एयरपोर्ट्स पर डेवलपमेंट और यूजर फीस को बढ़ाने पर विचार कर रही है। ऐसे फैसले एविएशन सेक्टर की ग्रोथ में बड़ी रुकावट हो सकते हैं। यही नहीं, पिछले दिनों एयरलाइंस के किराए में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। एयरलाइंस का तर्क है कि एटीएफ बहुत महंगा है, मगर वजह जो भी हो, ये हवाई यात्रा करने वालों को हतोत्साहित करते हैं। सरकार को एविएशन सेक्टर में सर्विसेज को सस्ता करने के उपायों पर जोर देना चाहिए। इसी में सरकार की कोशिशों में सफलता भी छिपी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी मीडिया के खुलासे के बाद चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई ने चेतन शर्मा से पूरे मामले पर जवाब मांगा है। वहीं बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष आशीष शेलार ने कहा कि बीसीसीआई पूरे मामले पर जल्द ही प्रेस रिलीज जारी करेगी। 18 दिसंबर 2022 को शाम 6:51 पर चेतन शर्मा ने बात बात में ऐसी बात बता दी जिसे सुनकर हमारे होश उड़ गए। हमने सोचा भी नहीं था कि टीम इंडिया के खिलाड़ियों की फिटनेस पर खुद चयन समिति के चेयरमैन ही चौंकाने वाले ऐसे दावे करेंगे जो सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया के लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। चेतन शर्मा का दावा है कि टीम इंडिया में इंजेक्शन की मदद से अनफिट खिलाड़ी भी फिट हो रहे हैं। जो क्रिकेटर 100% फिट नहीं है, वो भी टीम में बने रहने के लिए इंजेक्शन लेकर 100% फिटनेस साबित कर रहा है। इंजरी छिपा के ले जाते हैं। 15% अगर इधर उधर होते नहीं है ना, 85% में भी हमें बोलते हैं सर खेलने को सर, बट मेडिकल साइंस नहीं क्लियर करती ना उनको, तो वो प्रॉब्लम था। प्लेयर तो खेलना था, प्लेयर नहीं बनाना था। अगला की जैसे बुमराह बोला झुकी नहीं मारे तो क्या करेगा, तो एक दो ऐसा जो मेजर इंजरीज हो जाती है। अदरवाइज तो 80% में भी ये तो बदमाश ऐसे हैं, ये तो चुपचाप जाके कोने में जाके इंजेक्शन लेने नहीं सब फिट है हम तो। एक मिनट, ये आखिरी लाइन फिर से सुन लीजिए जो चेतन शर्मा ने कही। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं चेतन शर्मा। उन्होंने खिलाड़ियों के बारे में कहा कि चुपचाप कोने में जाकर इंजेक्शन लेकर कहेंगे हम तो फिट हैं सर। सुनिएगा ध्यान से। ये तो बदमाश ऐसे हैं, ये तो चुपचाप जाके कोने में जाके इंजेक्शन लेने नहीं सब फिट है हम तो। खिलाड़ी अपने रुतबे और स्टारडम का फायदा उठाते हुए चोरी छिपे इंजेक्शन वाला खेल खेलते हैं और बीसीसीआई सब जानते हुए भी इस खतरनाक खेल को रोकती नहीं। क्या इसका मतलब यह हुआ कि जब किसी सीरीज के लिए टीम चुनी जाती है तो उस टीम में वो खिलाड़ी भी शामिल होते हैं जो इंजेक्शन के जरिए फर्जी फिटनेस हासिल कर लेते हैं? अभिषेक कुमार, जी मीडिया। इधर बीबीसी के दफ्तर पर आईटी का सर्वे दूसरे दिन भी जारी है। दिल्ली मुंबई ऑफिस में अभी भी इनकम टैक्स अधिकारियों की टीम मौजूद है। इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी को लेकर यह सर्वे चल रहा है। बीबीसी ने कर्मचारियों को सहयोग करने के निर्देश दिए। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस में आज भी इनकम टैक्स का सर्वे जारी है। इनकम टैक्स की टीम बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस में सर्वे कर रही है। इस दौरान सभी कर्मचारियों के फोन और लैपटॉप जब्त कर लिए गए। इनकम टैक्स ने बीबीसी कर्मचारियों को सहयोग करने के निर्देश दिए।
बीबीसी ने बताया है कि उसके कुछ कर्मचारियों को सहयोग करने के लिए उनके दिल्ली और मुंबई कार्यालयों में रहने के लिए कहा गया। सूत्रों की माने तो इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी को लेकर बीबीसी दफ्तर पर आईटी की ये टीम सर्वे कर रही है। कांग्रेस ने इस सर्वे को अघोषित आपातकाल बताया। वहीं बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए साफ कहा कि जो भारत में काम करेगा उसे देश के कानूनों को मानना ही पड़ेगा। बीबीसी ने हाल ही में गुजरात दंगों पर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी। इस डॉक्यूमेंट्री में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। इस डॉक्यूमेंट्री को देश में बैन कर दिया गया, जिसका विपक्ष ने काफी विरोध किया था। आने वाले दिनों में जब आप किसी ब्रोकर के जरिए घर खरीदेंगे तो ये जरूर जांच लें कि उस ब्रोकर ने महाराष्ट्र रेरा द्वारा निर्धारित परीक्षा पास की है या नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र रेरा तैयारी कर रहा है कि डेवलपर्स अपनी प्रोजेक्ट की बिक्री के लिए सिर्फ क्वालिफाइड प्रॉपर्टी एजेंट्स को ही रखें। इसी क्रम में डेवलपर्स संगठन नेरेटको, महाराष्ट्र रेरा और रियल एस्टेट एजुकेशन संस्थान रेमी ने मिलकर पहली बार 50 प्रॉपर्टी एजेंट्स को एनरोल किया है। ये एजेंट्स ऑनलाइन परीक्षा देंगे और फिर सर्टिफाइड रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स की तरह काम कर पाएंगे। फिलहाल प्रॉपर्टी एजेंट 5,000 रुपए में इस कोर्स के लिए एनरोल कर पाएंगे। इस पहल पर हमने बात की नेरेटको प्रेसिडेंट राजन बांदेलकर और रेमी के हेड पुनीत से। रियल एस्टेट इंडस्ट्री 5 करोड़ के ऊपर लोगों को रोजगार देती है, लेकिन अगर आप पूछोगे तो क्या रोजगार देती है, तो अनस्किल्ड वर्कर। तो मैं चाहता था कि वो अनस्किल्ड का अन निकाल दे और उसको स्किल्ड हो जाए। तो हमने नेरेटको ने स्किलिंग का प्रोग्राम किया हुआ है। तो उस वक्त हमारे जहन में ये आया कि आज रियल एस्टेट एजेंट है, इनको भी एक स्किलिंग की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है। हमने ऑलरेडी महुआ को लिख दिया है कि महाराष्ट्र ने पहल किया है कि ये सारे स्टेट में करना चाहिए करके। हाँ, हालांकि क्या होता है कि अगर आपने देखा होगा तो रेरा भी जब आया तो वो सारे स्टेट में होने के लिए टाइम लगा। तो क्या होता है कि एक आदमी अगर सक्सेस हो गया और मॉडल सक्सेस हो गया तो 100% सारे स्टेट फॉलो करेंगे और हम नेरेटको इसमें पीछे रहेंगे, हर एक स्टेट रेरा स्टेट के पीछे। कि ये 20 घंटे का कोर्स रहेगा। ये ऑनलाइन और इन पर्सन क्लासरूम या हाइब्रिड मोड में भी किया जाता है। जैसे कुछ घंटे हमने क्लासरूम में कर लिए, कुछ घंटे हमने ऑनलाइन भी कर दिए, वैसे रहेंगे। और 20 घंटे ख़त्म होने के बाद हम जो एजेंट्स और सेल्स प्रोफेशनल्स ने ये ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट की है उनकी डिटेल्स हम महारेरा के साथ शेयर करेंगे। और उसके बाद IBPS इनकी एग्ज़ाम जो न्यूट्रल थर्ड पार्टी रहेगी, इनकी एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगी, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम रहेगी। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। और इंटेंशन ये है कि ये कोर्स करने के बाद जो भी रियल एस्टेट एजेंट पास होगा वो सर्टिफाइड रियल एस्टेट सेल्स प्रोफेशनल या सेल्स कंसल्टेंट की तरीके से जाना जाएगा। दुनिया भर में ग्लोबल स्लोडाउन का दौर जारी है और इसमें सबसे ज्यादा नौकरियां IT सेक्टर में जा रही हैं, लेकिन नॉन IT सेक्टर में नौकरियों में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल रही है। नौकरी.com के नौकरी इंडेक्स नौकरी जॉब स्पीक के मुताबिक नॉन IT सेक्टर में नौकरियों के मौकों में डबल डिजिट ग्रोथ दिखी है। इंडेक्स के मुताबिक इंश्योरेंस, ऑयल एंड गैस, बैंकिंग और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में साल की शुरुआत बढ़िया हायरिंग के साथ हुई है। इंडेक्स की माने तो इन सेक्टर्स के अलावा टैलेंट की मांग टेलीकॉम में है, रिटेल में है, फार्मा में भी दिन ब दिन बढ़ रही है और इसके अलावा फाइनेंस, अकाउंटिंग, वेल्थ मैनेजमेंट में भी नौकरियों के मौके बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं लगातार आधुनिक होती जा रही भारतीय सेना के पास आने वाले एक ऐसे सैन्य उपकरण की जो वॉर जोन में विपक्षियों को चौंकाने और भारतीय सैनिकों का आत्मविश्वास बढ़ाने में मील का पत्थर साबित हो सकता है। भारतीय सेना बहुत जल्द ही जेट पैक सूट से लैस होने जा रही है, जिसके जरिए भारतीय सैनिक वॉर जोन में उड़कर दुश्मनों पर 20 साबित हो सकते हैं। क्या है इस जेट पैक सूट की खूबियां और भारतीय सैनिक हवा में उड़ने वाले इस सूट से कब तक लैस होंगे, देखिए हमारे संवाददाता कृष्णमोहन मिश्र की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लद्दाख या अरुणाचल की पहाड़ियों के ऊपर कोई दुश्मन छिपा बैठा है। नीचे मौजूद भारतीय सेना के लिए दुश्मनों के ये सैनिक बड़ा खतरा है। तभी नीचे से भारतीय सैनिक जेट पैक सूट पहनकर उड़ते हैं और ऊपर बैठे दुश्मन को चौंकाते हुए मुंह तोड़ जवाब देते हैं। फिलहाल ये वॉर सीन एक कल्पना है, लेकिन बहुत जल्द तेजी से आधुनिक हो रही भारतीय सेना के जवानों को आप ऐसे ही जेट पैक सूट से लैस देखेंगे और वॉर जोन में
भारतीय सैनिक ऐसा ही कमाल भी दिखाएंगे। बेंगलुरु के एरो इंडिया शो में ऐसा ही जेट पैक सूट मौजूद है जिसका इस्तेमाल भविष्य में भारतीय सेना कर सकती है। ये ऐसा सूट है जिसे पहनकर इंसान जेट बन जाता है। गैस टरबाइन इंजन से चलने वाले इस सूट को पहनकर सैनिक 10 से 15 मीटर हवा में उड़ सकेंगे, यानी भारतीय जवान उड़कर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगे। इस सूट का वजन 40 किलोग्राम तक होगा और इसे पहनकर जवान जब चाहे उड़ सकते हैं, जब चाहे लैंड कर सकते हैं। जेट पैक सूट पहनकर जवान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में 8 मिनट तक एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। भारतीय सेना भी ऐसे जेट पैक सूट खरीदने जा रही है। चलिए अब आप समझिए आखिरकार ये जेट पैक सूट काम कैसे करेंगे। ये एक मॉडल यहाँ पर रखा गया है। इसमें दोनों हाथों में, इस साइड भी और उस साइड भी, 2 ये पॉट्स हैं। जाहिर सी बात है कि इनका इस्तेमाल जेट यहाँ से निकलेगा और उस हाथ ऊपर करके जब ये उड़ेगा, ये जेट स्टार्ट करेगा तो सैनिक उड़ेगा। बड़ा पैक एक पीछे रखा गया है जिसके जरिए सैनिक उड़ान भर सकेगा। जेट पैक सूट के जरिए सीमाओं की निगरानी, पहाड़ों और जंगलों में सर्विलांस आसान हो जाएगा। फिलहाल इसे पहनकर जवान सिर्फ उड़ सकते हैं क्योंकि इसे दोनों हाथों से कंट्रोल करना होता है। इससे उड़ते वक्त आप किसी तरह का हमला नहीं कर सकते। हालांकि भविष्य में इसमें बदलाव करके हमला करने लायक व्यवस्था भी की जा सकती है। दुनिया भर में इसे बेहतर बनाने के लिए परीक्षण जारी है। फिलहाल भारतीय सेना को आधुनिक बनाने का काम तेजी से चल रहा है और जेट पैक सूट सैनिकों के पास आने से सेना का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और दुश्मनों के अंदर हिंद की सेना का डर भी। भारतीय सेना 2030 तक एनिमल ट्रांसपोर्ट से पूरी तौर पर मुक्त हो जाएगी। लेकिन सबसे कमाल की चीज तब होगी जब एक भारतीय सैनिक लद्दाख में या अरुणाचल प्रदेश में किसी ऊंची चौकी तक तुरंत पहुंचने के लिए जेट सूट का इस्तेमाल करेगा। यानी जिस तरह से किसी जमाने में कॉमिक्स में कहा जाता था कि ऐसे जेट सूट बन सकते हैं जिनको पहनकर उड़ान भरी जा सकती है, ये लगभग उसका वास्तविक स्वरूप है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, बेंगलुरु। इस साल वैलेंटाइंस डे पर लोगों ने घूमने के लिए सबसे ज्यादा किस जगह को पसंद किया और देश भर में डेस्टिनेशंस की बुकिंग में कितना उछाल आया, बताने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट के साथ मेरे साथ है आशीष चतुर्वेदी। देखिए, देश में टूरिज्म की थीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इस बार वैलेंटाइंस डे के मौके पर भी ये थीम जो है काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आई है। ओयो ने डेटा रिलीज करके बताया कि पिछले साल के मुकाबले आप देखें तो जो टोटल बुकिंग्स है इसमें 35% की ग्रोथ आपको देखने को मिली है। खास बात और है कि इस ग्रोथ में आपको इजाफा देखने को मिला है। इसके पीछे कारण ये कि पिछले साल 2022 में जहाँ पर अगर आप देखें तो लोगों ने 2 दिन तक औसतन हॉलीडे प्लान की थी वैलेंटाइंस डे पर। इस बार अगर आप देखें तो यानी इस साल 2023 में लोगों ने करीब 4 दिन तक जो है वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट किया है, घूमने फिरने दूसरे शहरों में गए। इसके चलते अगर आप देखें तो टोटल बुकिंग में आपको इजाफा देखने को मिला है। लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि आमतौर पर अगर आप देखें तो ताजमहल जिसे प्यार की निशानी माना जाता है, लेकिन इस बार अगर आप देखें तो डेटा काफ़ी इंटरेस्टिंग निकल कर आया है। लोगों ने वृंदावन को जो है प्रिफर्ड वैलेंटाइंस डे बनाने के लिए अपना डेस्टिनेशन चुना है, जहां पर अगर आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले करीब 231% की ग्रोथ आपको बुकिंग्स में देखने को मिली है। इसके अलावा बैंगलोर है दूसरे पायदान पर जहां पर 51% की ग्रोथ देखने को मिली है। हैदराबाद में 47%, पुणे में 45%, कोलकाता 38%, चेन्नई 35% और मुंबई में भी देखें तो करीब 19% का आपको इजाफा देखने को मिला है। लोगों ने जो वीकेंड है इसे एक्सटेंड किया, इसके चलते आपको बुकिंग्स में बढ़त देखने को मिली। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर लोगों ने जो फूड डिलीवरी ऐप्स हैं, इंस्टेंट ग्रोसरी ऐप्स हैं, इनसे जमकर जो है चॉकलेट और गुलाब के फूल ऑर्डर किए हैं। और गुलाब के फूलों की बिक्री कितनी हुई इसका अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट बहुत बड़ा है। लेकिन फिर भी कीमतों के लिहाज से भी देखें तो पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर 45 से 50% की ग्रोथ नज़र आई है। और डंजो ने डेटा भी रिलीज़ करके बताया कि जो फूड डिलीवरी हुई है, जो डिलीवरी हुई है गुलाब के फूलों की और चॉकलेट की, इसमें भी आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले 30% की बढ़िया ग्रोथ दिखी है। वीकली एक्सपायरी से पहले बाजार में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। 24 जनवरी के बाद पहली बार निफ्टी 18,000 के पार बंद हुआ। रियल्टी, आईटी और ऑटो शेयरों में खरीदारी दिखी। इंफ्रा और मेटल इंडेक्स में भी बढ़त पर बंद हुए। 2 दिन की गिरावट के बाद मिड कैप में भी खरीदारी देखने को मिली है। हालांकि एफएमसीजी और फार्मा शेयरों पर दबाव देखने को मिला। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 243 अंक चढ़कर 61,275 पर बंद हुआ। निचले स्तर से शानदार रिकवरी के साथ
निफ्टी 86 अंक चढ़कर 18,016 पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक 83 अंकों की तेजी देखने को मिली। पूरा एक्शन बता रहे हैं वरुण दुबे। देखिए, लगातार दूसरा दिन है जब बाजार हरे निशान में बंद हुआ है और तेजी भी ऐसी कि 25 जनवरी 2023 के बाद पहले बार निफ्टी ने 18,000 का लेवल जो है वो आज पार किया है, यानी कि प्री बजट लेवल पे आज निफ्टी पहुंचा है। देखिए, वैसे तो शुरुआत हमारी काफ़ी हद तक सुस्त हुई थी और फर्स्ट हाफ में अगर आप देखेंगे तो एक रेंज बाउंड ट्रेड देखने मिला था, लेकिन सेकंड हाफ में खासकर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन रिकवरी देखने मिली और उसी के चलते हरे निशान में क्लोजिंग जो है वो आज के बाजार में देखने मिली और ब्रॉड बेस्ड तेजी आज देखने मिली है। जितने भी सेक्टर्स थे, ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर्स आज हरे निशान में थे। केवल FMCG फार्मा को अगर आप देख लें तो वहाँ थोड़ी सुस्ती थी, बाकी सभी सेक्टर्स में तेज़ी थी और छोटे मॉड्यूलर स्टॉक्स में भी अच्छे खासे गेंस देखने मिले। निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो IT सेक्टर यहाँ पे तेज़ी थी। टेक महिंद्रा आज का टॉप गेनर था। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल, आयशा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार इस दिग्गज में तेज़ी देखने मिल रही है। आज भी देखिए काफ़ी बेहतरीन गेंस इस दिग्गज में देखने मिले। वहीं FNO में अगर आप बात करें तो टोरेंट पावर नतीजे अच्छे आए हैं, उसका इम्पैक्ट इस काउंटर पे देखने मिला। इंडाबुस हाउसिंग, हालांकि नतीजे उतने खास नहीं थे लेकिन स्टॉक में निश्चित 100 से रिकवरी देखने मिली। PFC, बॉश जैसे काउंटर से जहाँ पे खरीदारी हुई है। कैश में अगर आप देखेंगे तो फिनोलेक्स केबल्स, GIC, इनफैक्ट इंश्योरेंस कंपनीज भी आज फोकस में थी, सिगरेट कंपनीज फोकस में थी, गोडफ्रे फिलिप्स में तेजी थी, कल्याण ज्वेलर में भी अच्छे खासे गेंस देखने मिले। फोकस में PI इंडस्ट्री था, नतीजे आए जो कि काफ़ी बेहतरीन थे। अनिल जी ने आपको सुबह सुबह खरीदारी की सलाह भी दी थी और स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली। TVS मोटर्स खबरों के चलते यहाँ पे तेज़ी थी, लेकिन भारत फोर्ज देखिए यहाँ पे लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने मिली। साथ ही साथ इंटरग्लोब एविएशन, क्योंकि एयर इंडिया अब विस्तार कर रहा है तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बाकी एविएशन स्टॉक्स में देखने मिला और इंटरग्लोब एविएशन देखिए किस तरह से आज गिरते हुए नजर आया है। इसके अलावा टॉप लूजर्स की बात करें तो निफ्टी में HUL सनफार्मा में गिरावट थी। इसके अलावा FNO में MCX, बाटा इंडिया नतीजों के बाद इस काउंटर में गिरावट देखने मिली। कैश में अगर आप देखेंगे तो TCS क्लोथिंग, ऑयल इंडिया कल चलने के बाद आज गिरावट देखने मिली। यूफ्लेक्स, CG पावर जैसे कुछ काउंटर्स थे जहाँ पे गिरावट हुई है। तो एक अच्छा खासा ट्रेडिंग सेशन था और लगातार दूसरे दिन बाजार में तेज़ी देखने मिली है। खासकर सेकंड हाफ में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन तेज़ी थी और सबसे इम्पोर्टेंट तो 25 जनवरी के बाद फिर से एक बार 18,000 के ऊपर के लेवल जो है वो निफ्टी ने आज छुए हैं। अमेरिका और रूस इस समय दुनिया के दो सबसे ताकतवर देश हैं और इन दोनों देशों के बीच हिंदुस्तान के लिए होड़ लगी हुई है। दोनों देश चाहते हैं कि भारत उनके करीब आए। बाकायदा वीडियो सबूत आए हैं जिसमें भारत को अपने पक्ष में लाने की कोशिशें हो रही हैं। इस रेस से भारत को कितना फायदा होगा, स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। सुपर पावर ने पहले अपना 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट भेजा, फिर आया अमेरिका का सुपरसोनिक बम वर्षक विमान। उसी वक्त रशिया से भी हथियारों पर बड़ा ऑफर आया। क्या भारत का साथ लेने के लिए बाइडेन और पुतिन के बीच रेस चल रही है? पूरी खबर समझने से पहले मंगलवार को बेंगलुरु से आई तस्वीरें देखिए। एरो इंडिया 2022 में अमेरिका के 2 B-1 बॉम्बर ने उड़ान भरी। इसकी मदद से अमेरिकी वायुसेना लंबी दूरी तक हमला कर सकती है। ये हैवी बॉम्बर है, यानी बम बारूद जैसे हथियारों के साथ ये परमाणु हमला भी कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े साइज के बावजूद ये एयरक्राफ्ट लंबी दूरी तक आवाज की रफ्तार से तेज उड़ान भर सकता है। ये बमवर्षक विमान करीब 7,000 किलोमीटर दूर अमेरिका के गुआम एयरबेस से बेंगलुरु पहुंचे। भारत की जमीन पर अमेरिका का दूसरा बाहुबली भी आया। बेंगलुरु में अमेरिका का लेटेस्ट फाइटर जेट F-35 ने भी उड़ान भरी। ये 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं और इन्हें दुनिया में सबसे आधुनिक फाइटर जेट माना जाता है। बड़ी खासियत यह है कि रडार से इन्हें देखना करीब करीब नामुमकिन होता है, यानी दुश्मन को बताए बिना ही ये फाइटर जेट हमला कर सकते हैं। इन दोनों हथियारों के एक साथ इंडिया पहुंचने का मतलब समझिए। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका अपने फाइटर जेट्स इंडिया को बेचने की कोशिश कर रहा है। बाइडेन चाहते हैं
कि भारतीय सेना में शामिल मेड इन रशिया हथियारों में कमी आए। हालांकि उनका ये सपना अब तक सच नहीं हुआ है। भारत में डिफेंस प्रोडक्शन को लेकर के केवल अमेरिका और रशिया ही नहीं, बाकी और भी देश, आपके फ्रांस हो गए, स्वीडन हो गए, ब्रिटेन हो गया, ये सब होड़ में है कि भारत की मार्केट का फायदा उठाया जाए। और इसी के चलते अब दोनों, खासकर अमेरिका, रशिया और ये बाकी सारे देश अपनी ज्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं, जो ये पहले नहीं करते थे। ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं कि एक तीर से अमेरिका ने कई शिकार किए हैं। तो इसी के साथ इंडिया 360 में आज बस इतना ही। हैशटैग याद रखिए, #ZIndia360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।